Good morning, students. Students, you have read about uniform motion in your class 9th. You will read again about uniform motion in briefly. Your first topic is uniform motion. Firstly, यूनिफॉर्म मोशन को समझने से पहले हम लोगों को मैकेनिक्स के बारे में जानना होगा। अब जानना जरूरी है कि मैकेनिक्स क्या है। तो फिजिक्स की कई ब्रांच है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स होती है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है मैकेनिक्स? Now you can see that the branch of physics which deals with the study of motion of material object is called mechanics। मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है या मूव कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट है उसकी स्टडी करना भी मैकेनिक्स है, और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसकी भी स्टडी करना मैकेनिक्स ही कहलाता है। अब मैकेनिक्स को यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। मैकेनिक्स को यहाँ 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टैटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट स्टेट में है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाएगा स्टैटिक। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अपोजिट डायरेक्शन पे सेम फोर्स लग रहा है, तो सीधी सी बात जानते हैं, एक फोर्स उस पर राइट साइड लग रहा है और दूसरा फोर्स इंस्टेंटली मतलब उसी टाइम पर लेफ्ट साइड भी लग रहा है, एक राइट साइड लग रहा है, तो वो फोर्स ना राइट मूव करेगा ना लेफ्ट मूव करेगा, वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। जबकि इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं और साथ में टाइम भी जा रहा है। तो स्टैटिक को समझने के लिए टाइम कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है, इससे हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि राइट भी उतना ही फोर्स है, लेफ्ट भी उतना ही फोर्स है सेम बॉडी पर, तो वो ऑब्जेक्ट मूव बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो एक ऐसी कंडीशन पे होगा जिसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर होगा, ये भी एक स्टैटिक कहलाएगा। सेकंड, मैकेनिक्स की सेकंड ब्रांच है काइनेमैटिक्स। अब इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन वो मोशन कहाँ से आया, कैसे आया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप डिफिनीशन पढ़ के समझ सकते हो इसमें। थर्ड है डायनेमिक्स। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें साथ में ये भी देखना पड़ता है कि वो मोशन क्यों आया है और कैसे आया है। कैसे आया है? सीधी सी बात है, फोर्स लगाने से आया है और इसमें टाइम भी लग रहा है। तो जहां पर हम चीज़ों को कंबाइन कर दिए हैं कि मोशन भी है और साथ में किस कारण से मोशन आया है, तो वो कहलाएगा डायनेमिक्स। तो मैकेनिक्स की 3 ब्रांच थी। मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। हमने इसकी तीनों ब्रांच के बारे में बता दिया है, स्टैटिक के बारे में भी, काइनेमैटिक्स के बारे में भी और डायनेमिक्स के बारे में भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है आप इसको रिपीट करके दोबारा सुन सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट इन मोशन। सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट। किसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट if it does not change its position with time with respect to its surrounding. A book laying on a table, a person sitting in a chair are the example of
रेस्ट। अगर आप किसी एक जगह पर खड़े हो जाओ और फिर उसी समय आपके सामने कोई टेबल रखी हुई है और उस टेबल के ऊपर एक बुक है, लेकिन आपको वहां से मूव बिल्कुल भी नहीं करना है, वहां से खड़े होकर के देखना है कंटिन्यूअस उस बुक को। वो जिस कंडीशन पे बुक आपको दिखाएगी वो कहलाएगा रेस्ट। आप कहोगे बुक रेस्ट कंडीशन पे है। और आप खड़े हो और आपके सामने कोई चेयर रखी हुई है और वो चेयर बिल्कुल नहीं मूव करते हुए आपको दिखेगी, वो भी आपके लिए रेस्ट होगा। तो पहले भी आप जब बुक्स रखी थी टेबल के ऊपर, उस समय आप बैठे थे या खड़े थे, लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे थे, उस समय बुक को देख रहे थे, तो वो रेस्ट कंडीशन पे थी। और चेयर भी थी, क्योंकि चेयर के सामने आप खड़े थे और आप चेयर को देख रहे थे। लेकिन आप अगर किसी ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन में बैठे हो वहां या खड़े हो, ट्रेन के अंदर आप मूव नहीं कर रहे, लेकिन ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। आप तो ट्रेन में बैठे हो, आपसे पूछा जाएगा कि आप ट्रेन में मूव कर रहे हो, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो ट्रेन में बैठा हूं। और बाहर कोई पेड़ लगा हुआ है, कोई ट्री लगा हुआ है। जब आप ट्रेन मूव करती हुई ट्रेन के अंदर से आप उस ट्री को देखते हो, तो आपको वो ट्री मूव करता हुआ दिखता है, जबकि आप ये बात जानते हो कि ट्री रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन फिजिक्स की नज़र से आप उसको मूव कंडीशन में बताओ, मूविंग कंडीशन में बताओगे। आप कहोगे कि ये तो मूव कर रहा है, और रियली में आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको वो पेड़ दिखाई दे रहा होता है। उस समय ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि लगता है ये पेड़ चल रहा है। आपने कभी जर्नी की होगी तो आपने देखा होगा ऐसा। सेकंड है ऑब्जेक्ट इन मोशन का सेकंड पॉइंट है मोशन। एन ऑब्जेक्ट is said to be motion if it's change its position with time with respect to its surrounding। मतलब जो भी मैंने सेकंड एग्जांपल दिया था कि आप ट्रेन में बैठे हो, आप तो बैठे हो और आप बाहर किसी पेड़ को देख रहे हो, वो पेड़ आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो मोशन में कहलाएगा। जबकि रियलिटी आप भले ही जानते हो कि पेड़ तो उस जमीन पर फिक्स है, वो तो नहीं चल रहा है, लेकिन आपको चलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो जिस कारण से भी हो। मैंने कहा था कि यहां पर काइनेमेटिक्स में कि इसमें किसी कॉज से कोई लेना देना नहीं है, इसी तरह यहां पर था मोशन के बारे में। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर। आप खड़े हो, आप उड़ती हुई चिड़िया को देख रहे हो, आपके लिए वो मोशन में है। अ ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, आप बाहर खड़े हो और चलती हुई ट्रेन को देख रहे हो। अ शिप सेलिंग ऑन वाटर एटसेट्रा। अब रेस्ट और मोशन को समझने के बाद इसमें नीचे दिया हुआ है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तब तक आप ना तो रेस्ट को समझ सकते हो ना तो मोशन को समझ सकते हो। तो इसको समझने के लिए एक बार हम इस टॉपिक को रीड कर रहे हैं और रीड करते हुए आपको समझा रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है इसमें, इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अनदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। शायद ये दो लाइन पढ़ने के बाद आपके ना समझ में आया हो, बहुत से लोग समझ भी गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन is at rest with respect to his fellow passenger but is in motion with respect to object outside the train। Similarly, a person sitting in his house is at rest with respect to the earth but is in motion with respect to the other planet
अब दोनों एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे एक साथ बता देता हूँ। एक ट्रेन चल रही है, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और उस ट्रेन के बाहर जमीन पर एक आदमी खड़ा है और बाहर एक पेड़ लगा हुआ है। तो जो आदमी ट्रेन के बाहर खड़ा है और वो उस पेड़ को देख रहा है, वो बोलेगा ये पेड़ तो रेस्ट कंडीशन पे, उसको पेड़ मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन जो ट्रेन चल रही है और उसमें जो आदमी बैठा हुआ है, क्योंकि आदमी बैठा है, आदमी कह रहा है कि मैं बैठा हूँ, ट्रेन चल रही है, उसको वो पेड़, वो ट्री मूव करते हुए दिखेगी। अब यहां पर देखो, पहला आदमी कह रहा है कि नहीं पेड़ नहीं चल रहा है, दूसरा कह रहा है कि पेड़ चल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक कह रहा है रेस्ट है, एक कह रहा है मोशन में है। कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। तो पेड़ वही है, एक के लिए वो रेस्ट में है, एक के लिए वो मोशन पे है। तो रियलिटी यही है, पूरे यूनिवर्स पे ना तो कोई चीज रेस्ट में है, ना तो कोई चीज मोशन पे है। ये सिर्फ आपके देखने का एक नजरिया है। आप जिस नजरिए से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, वही आपके लिए सच्चाई होती है। यही फिजिक्स है। सेकेंड एग्जाम्पल, आप अपने घर के बाहर खड़े हो, आप अपने घर को देख रहे हो। आपसे पूछेगा कि आपका घर चल रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, मेरा घर तो मेरे सामने है। लेकिन अगर किसी अदर प्लेनेट में अगर कोई पर्सन है और वो अर्थ को मूव करता हुआ देख रहा है, तो अर्थ अगर मूव कर रही है तो वो हाउस भी, वो घर भी मूव कर रहा है। तो अदर प्लेनेट में रहने वाला कोई पर्सन अगर देखता है तो वो ये कहेगा कि हाउस तो मूव कर रहा है। तो पहला कह रहा है कि नहीं ये घर रेस्ट कंडीशन पे है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं ये घर तो मूव कर रहा है। तो यहां भी देखने का नजरिया है, एक कह रहा है रेस्ट में है और एक कह रहा है मोशन पे है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कब हम किसी चीज को रेस्ट कंडीशन पे कहते हैं, कब हम किसी चीज को मूविंग कंडीशन पे कहते हैं। एक एग्जांपल मैं और बताना चाहूंगा। आप किसी बस में हो, आपके बगल वाली सीट पे एक आदमी और बैठा हुआ है, तो आप, और बस चल रही है, आपसे पूछा जाएगा कि आपका बगल वाला आदमी चल रहा है, कि आपके और उस आदमी के बीच की कोई डिस्टेंस चेंज हो रही है? तो आप बोलोगे नहीं चेंज हो रही है। तो आप बोलोगे नहीं, मेरे बगल वाला आदमी तो मेरे बगल में ही बैठा है, अभी भी बैठा था और जब तक बस चलेगी तब तक भी बैठा हुआ, अगर वो कहीं नहीं जाता है तो बैठा ही हुआ है आपके बगल में। तो आप बोलोगे ये आदमी तक तो मेरे बगल में बैठा था, कहीं नहीं गया है। लेकिन जो पर्सन बाहर है, अब वो चलती हुई जब बस को देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों आदमी मूव करते हुए दिखेंगे। यही है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड, कि दोनों कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अब हम लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो अभी हम उस बारे में चर्चा कर रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो फर्स्ट है इसमें रेक्टिलिनियर मोशन। इसके दो नाम है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मिलते जुलते हैं, इसको समझना जरूरी है। रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग along a straight line। जब आप कभी भी किसी लाइन को रीड करते हो, तो पहली बार रीड करने पे जल्दी नहीं समझ में आता है, उसको बार बार आपको रीड करना पड़ता है, उसको थिंक करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है, तभी वो लाइन आपके अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगी। तो पहला है रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी। ध्यान देना, यहाँ पे पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सीधी लाइन में चल रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आपके रिस्पेक्ट में हो सकता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट वो टेढ़ी लाइन में हो, जिग जैक हो, या कोई दूसरा आदमी मूव कर रहा है उसको वो जिग जैक करता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो आप अगर किसी ऐसी पोजीशन पे खड़े हो जाते हो और आपके सामने कोई आदमी की स्ट्रेट जाता हुआ दिखता है, कोई भी,
कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई आदमी कोई भी चीज़, तो वह एक रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। दूसरा है ट्रांसलेटरी मोशन, इज दैट मोशन इन विच बॉडी which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight line and all its constituent particles shift through equal distances in equal interval of time. Next, a body slipping along the inclined plane has translatory motion. Rectilinear or translatory motion can be uniform और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की स्टडी हम बाद में करेंगे, तो पहले समझना हमने को ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। अभी देखो, जो रेक्टिलिनियर मोशन की जब हमने बात करी तो किसी एक पार्टिकल और यह पॉइंट मास, यानी कि पॉइंट मास बॉडी से लग रहा है कोई एक छोटा सा पॉइंट है ऐसा, इस टाइप का, या उसको या किसी बड़ी बॉडी को एक पॉइंट मास जैसा इमेजिन कर लिया गया कि एक छोटा सा सिंगल पॉइंट है ये। लेकिन जब आप किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हो, जैसे मान लो कि 2 फीट चौड़ा 2 फीट ऊंचा और 2 फीट लंबा कोई ऑब्जेक्ट है, क्यूब शेप में है, अब वो किसी चीज इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लाइड कर रहा है या किसी फ्लैट प्लेन के ऊपर वो स्लाइड कर रहा है। अब आपको ये भी पता है कि उस क्यूब में 2x2x2 का जो 2x2x2 का साइज का जो क्यूब है, इसमें कई सारे पार्टिकल हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहां पर देखिए, ये जैसे ये एक क्यूब है, अब एक पार्टिकल यहां पर है, ये है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है और एक पार्टिकल इधर है। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल, मान लो ये पूरा बॉक्स चल करके यहां पर आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर का पार्टिकल जितनी डिस्टेंस किसी एक टाइम पे, जैसे आप देख लियो कि 2 मिनट तक मान लो पार्टिकल मूव करता है, तो अगर ग्रीन कलर का पार्टिकल जितनी डिस्टेंस कवर किया है उतनी ही डिस्टेंस ब्लू कलर का पार्टिकल भी किया, उतना ही रेड कलर का पार्टिकल भी किया। तो जितनी डिस्टेंस ग्रीन कलर का पार्टिकल किया है उतनी ही डिस्टेंस ब्लू कलर का भी किया है और उतनी ही डिस्टेंस रेड कलर का पार्टिकल भी किया है। तो ठीक, अगर 2 मिनट तक मूव करता है तो ये बात सीधी सी जानते हो कि इसमें ग्रीन कलर का पार्टिकल आगे है, अगर वो तो बाद में भी वो आगे ही रहेगा वो पार्टिकल। यानी कि जिस स्पीड से ग्रीन कलर का पार्टिकल मूव किया है उसी स्पीड से ब्लू कलर का पार्टिकल भी मूव किया है, क्योंकि पूरी बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रही है उसी सारी स्पीड से इसके अंदर के सारे पार्टिकल भी मूव किए हैं। कोई भी पार्टिकल की ऐसा नहीं है कि इस बॉडी के अंदर के पार्टिकल की अलग अलग पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बॉक्स को हम एक सीधी लाइन में मूव करा रहे हैं, या तो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे। अब यहाँ पे हम इसको कोई रोटेट या इस टाइप का नहीं करा रहे हैं, एक सीधे सीधे स्लाइड कर रहा है। स्लाइड का मतलब आप सभी लोग समझते हो। तो नेक्स्ट, अब यहां पर बताया था अ बॉडी स्लीपिंग अलोंग अ इंक्लाइंड प्लेन हैज ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की स्टडी हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। पहला है सर्कुलर मोशन। लेकिन इसको समझने से पहले एक बार हम और बताना चाहेंगे कि एक बार गौर करना आप लोग रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि कई बार आप लोग सुन तो लेते हो लेकिन एक खास एक ऐसा वर्ड होता है जिस पर आप लोग फोकस नहीं करते हो। रेक्टिलिनियर मोशन में किस पे फोकस किया था? पार्टिकल और पॉइंट मास। और ट्रांसलेटरी मोशन पे किस पर फोकस किया था? एक पूरी बॉडी है और उस बॉडी के अंदर सारे पार्टिकल जितने डिस्टेंस कवर किए थे एक ही टाइम पे उतने ही बाकी पार्टिकल भी कवर किए थे, क्योंकि सारे पार्टिकल उसी बॉडी के अंदर है। तो इसमें बॉडी ली गई है और इसमें पॉइंट मास लिया गया है। अब सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और a point mass body is moving on a circle about a fixed point which
इज अ सेंटर ऑफ सर्किल। अब यहां पर भी देखो पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी ली गई, यानी एक छोटा सा पॉइंट मास बॉडी। एक्चुअल में पॉइंट मास बॉडी क्या है, इसके बारे में भी स्टडी अभी हम आगे करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आगे मतलब पढ़ाई जानी है, तो वो चीज़ वो वर्ड या कुछ ऐसी चीज़ें पहले आ जाती हैं। अब जैसे मान लो हम पढ़ाते पढ़ाते इसमें स्पीड में आ गए, अब पता ये चलता है कि स्पीड के बारे में तो हमें बाद में पढ़ना है, लेकिन हम एग्जाम्पल स्पीड का भी दे रहे हैं, क्योंकि स्पीड आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। और आप देखना इसी टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते या कभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्पीड के बारे में बाद में स्टडी करेंगे। तो पहला है इसमें सर्कुलर मोशन। इसमें यह था कि कोई पार्टिकल किसी सेंटर के चारों तरफ अगर वो राउंड करता है या चक्कर लगाता है, कोई पॉइंट मास बॉडी, तो इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। और रोटेटरी मोशन पे इज दैट मोशन इन विच बॉडी विच इज नॉट पॉइंट मास बॉडी is moving such that all its constituent particle move simultaneously along concentric circle। अच्छा, अब यहां पर अब आप लोग whose center lie on a line called axis of rotation and shift through equal angle। अब देखिए आप लोग यहां पर देखिए, ये मान लीजिए आप लोग ये कोई व्हील हो गया और ये उसका एक एक्सल हो गया, एक्सल। व्हील का एक्सल हो गया और ये व्हील का सरकमफ्रेंस है, ठीक, ये व्हील का सरकमफ्रेंस है। अब इससे व्हील में इसको थोड़ा सा हम इसके मान लो थोड़ा सा इसका जो व्हील है वो थोड़ा चौड़ा है। अब जो इसकी रिम है, अब रिम में एक पार्टिकल ये है, देख सकते हैं, और इसी रिम में दूसरा पार्टिकल ये है, और इसी रिम में एक तीसरा पार्टिकल ये है, और ये मान लीजिए इसका ये सेंटर है यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर कि इस पार्टिकल की डिस्टेंस, इस पार्टिकल की डिस्टेंस और जो यहाँ वाला पार्टिकल है दूर वाला रेड कलर का दिख रहा है, इसकी डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस अलग अलग है। और ये तीनों पार्टिकल इसी रिम पे हैं, बल्कि तीनों पार्टिकल नहीं, ये रिम कई लगभग इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर के लगभग ये रिम बनी हुई है, और इसमें सभी पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे है। यानी आप इसके एक्सल से जब डिस्टेंस देखोगे तो हर पार्टिकल की डिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर ये एक राउंड लेता है ये रिंग, तो 2πr होगा। जो ब्लू कलर का पार्टिकल पे अगर आप गौर करो और ये एक राउंड लेता है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr, रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ। और इसी रिम में जो दूसरा पार्टिकल है जो रेड कलर का दिख रहा है और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये भी 2πr लेता है, लेकिन ये रेड कलर वाले की और ब्लैक कलर वाले की भी यहाँ रेडियस अलग अलग है, जबकि वो उसी रिम में है। आप इसको समझ सकते हो इमेजिन करके, सेम रिम में है। तो यहां पर रोटेटरी मोशन में पूरी बॉडी को लिया गया है, और जिसमें यह बता रहा है कि सभी पार्टिकल एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं, सबका सेंटर एक होता है, यानी रेड वाले के लिए सेंटर ये पॉइंट है, ब्लैक वाले के लिए भी यही है सेंटर, और ब्लू वाले के लिए भी यही सेंटर है। तो पार्टिकल तो अलग अलग डिस्टेंस पे हैं सेंटर से, लेकिन सभी के लिए सेंटर वही है, तो यही तो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो इसमें सभी पार्टिकल एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल में चक्कर लगाते हैं, यानी सभी पार्टिकल का सेंटर एक ही है, लेकिन उस एक सेंटर के लिए सभी पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे है। बड़ी अजीब बात, सोचने वाली बात है। सारे पार्टिकल के लिए तो सेंटर एक है, अगर सभी पार्टिकल से पूछा जाए तुम्हारा सेंटर कहाँ है, तो सब उसकी एक ही पोजीशन को बताएंगे कि ये है सेंटर।
लेकिन अगर उस सेंटर से पूछा जाए कि तुम्हारे स्पेक्ट में जो पार्टिकल है वो कहाँ कहाँ है, तो वो सेंटर बोलेगा नहीं, एक पार्टिकल इस डिस्ट, एक का R1 ये है, दूसरे का R2 ये है, तीसरे का R3 ये है, रेडियस अलग अलग है। तो अब एक बार इसको फिर से रीड करते हैं। अ रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग। इसमें पॉइंट मास बॉडी नहीं ली गई है। अगर आप पॉइंट मास ले लोगे यानी आपने सिंगल पॉइंट ले लिया। यहाँ पे हम पूरी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। अब पूरी बॉडी में जितने भी पॉइंट है ना, उन सब की भी स्टडी हो रही है। इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये होता है कि उस पूरे व्हील में, जो व्हील जितना भी मोटा है, कोई पार्टिकल पहले पड़ता है, कोई पार्टिकल बाद में पड़ता है पूरे व्हील में, ये उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मूव साइमल्टेनियसली, तो अगर आप सारे पार्टिकल उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। along concentric circle whose center lie on, ये सब बाकी चीजें मैंने बता दी हैं, अब आप लोग पढ़िएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। शायद ये वर्ड आपके लिए पहली बार हो, क्योंकि 9th में एक बार आ चुका है, टू, TO2 एंड फ्रो और back and forth respectively about a fixed point called mean position। अब यहाँ पर पढ़ने के लिए तो 2 लाइन है, लेकिन अब इसके लिए आपके लिए कौन कौन से नए वर्ड है? टू है, फ्रो है, बैक है, फोर्थ है और मीन पोजीशन। इसको कैसे समझा जाए कि क्या चीज़ है ये? आपने देखा होगा एक पहले एक पेंडुलम वाली वॉच आती थी, वो राइट अप 1 घंटा पूरा होने के बाद जब उसमें जो पेंडुलम होता है वो राइट और लेफ्ट मूव करता रहता है। तो अगर वो राइट जाता है तो उसको टू बोलते हैं, वो लेफ्ट जाता है तो उसको फ्रो बोलते हैं, या फिर वो राइट जाता है तो उसको बैक बोलते हैं, और वो लेफ्ट जाता है तो उसको फोर्थ बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि राइट जाने को टू बोलेंगे और लेफ्ट जाने को फ्रो बोलेंगे। आप अगर आप लेफ्ट से स्टडी कर रहे हो तो आप लेफ्ट को टू बोल सकते हो और राइट को फ्रो बोल सकते हो। आप लेफ्ट को बैक बोल सकते हो और राइट को फोर्थ बोल सकते हो। और मीन पोजीशन क्या हो गया? मीन पोजीशन जहां पर वो पेंडुलम टिका हुआ है, जिस पॉइंट पर वो टिका हुआ है, वही है उसका मीन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां एक डायग्राम बना करके दिखाता हूं। जैसे ये कोई एक रिजिड वॉल है और यहां पर एक पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम एक बार इधर गया और ये पेंडुलम एक बार इधर गया। तो अगर इसको आप लोग टू बोलते हो तो ये क्या हुआ? फ्रो। आप फ्रो वाले को भी टू बोल सकते हो, तो टू वाले को फ्रो बोलोगे। और ये है मीन पोजीशन, ये जहां पे मैं बार बार लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये मीन पोजीशन है, राइट और लेफ्ट। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। वैसे आप लोग ऑक्सिलेटरी मोशन के बारे में हम और भी स्टडी करेंगे आगे जा करके। आगे कह रहा है इन सच मोशन द बॉडी इज कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट कॉल्ड स्ट्रीम पोजीशन। अब स्ट्रीम पोजीशन क्या हो गया? स्ट्रीम पोजीशन ये ऐसा हो गया कि जैसे ये मान लो यहाँ तक जा पा रहा है तो ये इसकी स्ट्रीम पोजीशन हुई, और अगर कोई पार्टिकल एकदम यहाँ तक गया तो ये स्ट्रीम पोजीशन हुई। ये on either side of mean position. If means a periodic and bounded motion of a body about a fixed point is called an oscillatory motion. The motion of the pendulum of wall clock is oscillatory motion, बता चुका हूँ। If
इन द ऑक्सिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। देखो बेटा, अभी यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आया है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आप 9th में पढ़ चुके, मैंने कहा था इस एम्पलीट्यूड के बारे में आप कहीं इसके लास्ट वाले चैप्टर में जाके फिजिक्स में स्टडी करोगे, लेकिन देखो एम्पलीट्यूड वर्ड आ गया। तो आप फिजिक्स के पढ़ते समय ये नहीं कह सकते कि एम्पलीट्यूड तो बाद में पढ़ा जाना है, लेकिन हम अभी क्यों पढ़े। लेकिन फिजिक्स को ऐसे आप नहीं समझ सकते हो कि आप ये सोचोगे एम्पलीट्यूड बाद में पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड के ऐसा कोई हमको एग्जांपल नहीं चाहिए जिसमें एम्पलीट्यूड वर्ड नहीं आए, वो आएगा ही आएगा। इसलिए जो बाद में आने वाली छोटी छोटी चीज़ों को भी शॉर्ट में बता दिया जाता है, शॉर्ट में। तो हम लोगों को यहाँ पहले जानना है, इफ in the oscillatory motion the amplitude is very small, microscopic, the motion of body is said to be a vibratory motion। अब कह रहा है जो जिन चीज़ों की हम लोग स्टडी माइक्रोस्कोपिकली करते हैं, और वहाँ पे जब कोई चीज़ ऑक्सिलेटरी मोशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये इस पॉइंट को अधिकतर लोग ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी दोनों एक ही कह देते हैं वैसे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको डेप्थ में जाकर के जब हम स्टडी करेंगे तो ऑक्सिलेटरी मोशन एक अलग चीज़ है और वाइब्रेटरी मोशन अलग चीज़ है। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब ये है कि जैसे आप कोई एक आयरन की कोई लोहे की कोई सीट ले लो, चद्दर ले लो, ठीक है। अब उसका एक हिस्सा फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा आप कर सकते हो कि ये चादर ले लिया आपने, इसको यहाँ से पकड़ लिया और इस साइड से आप थोड़ा सा नीचे पुश करके छोड़ दो, तो ये चादर इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगी, इस तरह से ऊपर नीचे होगी। यानी कि ये जो पूरा सरफेस थोड़ा देर के लिए नीचे आएगा, ऐसे आएगा और फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, इस तरह से वाइब्रेशन होगा। लेकिन एक प्रकार से ये भी ऑक्सिलेटरी मोशन है। ये वाइब्रेटरी इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है, ये लोहे की चादर है बड़ी सी। मतलब कोई ऐसी चीज़ जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिए, बहुत थोड़े में ऐसे कोई छोटी सी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं जिसमें वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। In the oscillatory or vibratory motion, if the restoring force or torque is linear, the motion of the body is said to be simple harmonic motion। अब यहाँ पे देखो और भी डिस्क्राइब कर रहा है, इन द ऑक्सिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन इफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब आपके लिए एक नया वर्ड आ गया रिस्टोरिंग फोर्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी बाद में करेंगे, अभी आप लोग यहीं तक रहने दीजिए इसको, ठीक है। हाँ, एम्पलीट्यूड के बारे में बताना था, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड तो आप लोग देख सकते हो कि जब कोई पेंडुलम था यहाँ पर, एक बार और समझ सकते हो आप लोग, ये ऐसे, ठीक, ये पेंडुलम था और यहाँ तक गया, ये काफ़ी दूर तक गया है और ये यहाँ तक गया। जब हम बहुत छोटे एक पॉइंट की स्टडी करते हैं, ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, बहुत छोटा सा पॉइंट, बहुत थोड़ा सा इधर गया इधर आया, तो देख सकते हो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है। और वैसे दूसरी तरह से समझने के लिए एम्पलीट्यूड थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, जब हम लोग वेव्स पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट किया जाता है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं इसकी भी स्टडी बाद में होगी। तो इस हाइट को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो आज इतना ही, गुड डे।